वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है आपका संसाधन एवं विकास। इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे आपको सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य सही जोड़े बनाइए, एक शब्द वाक्य में उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय और विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, तो ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। ठीक, तो मृदा के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? सैल का, पर्वत का, जल का, वायु का। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सैल का। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। खनिज तेल, कोयला, मृदा, ताप विद्युत। ठीक, तो यहाँ पर आपका बता देना है इसका मृदा, तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा मृदा। ठीक, तो ये आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक, तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्रों में गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा ये पाई जाती है बच्चों जलोढ़ मिट्टी, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी पूरी मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको पूरी सोशल साइंस की चैप्टर 1 से लेकर सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह है, जैव, अनवीकरणीय। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ठीक, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है आपसे कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। ठीक, तो काली मृदा बच्चों पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका थर्ड वाला राइट आंसर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड इसका राइट आंसर, तो चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? ठीक, तो इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल, और सेकंड है आपका सड़े गले पौधे तथा जीव जंतु, थर्ड है सैल और तापमान, और चौथा है पानी का इकट्ठा होना। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, तो पानी का इकट्ठा होना यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? डेल्टा प्रदेश में, पठारी प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा के प्रदेश में, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा मानवकृत नहीं है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। मशीन, वन, भवन, तकनीक। ठीक, तो यहाँ पर जो वन है ये आपकी प्राकृतिक संपदा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। ठीक, यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है।
इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट प्रदेश है, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट, लाल मृदा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा काली मृदा, सेकंड वाला राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और मानवकृत और अचक्रीय। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है, तो फर्स्ट वाला आपको करेक्ट आंसर तैयार कर लेना है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताना है क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति पशुचारण। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, तो इसका सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है। सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है, तो ये हो जाएगा बच्चों अजैविक। ठीक, तो यहाँ पर अजैविक इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, काली मृदा कहलाती है। काली मृदा कहलाती कौन सी है। जलोढ़ मृदा, दलदली मृदा, खारी मृदा, रेगर मृदा। ठीक, तो रेगर मिट्टी को ही काली मृदा कहते हैं, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। ठीक, तो भूमि उपयोग का यहाँ पर भौतिक कारक नहीं है पूछा गया है। अपवाय, भूमि की हाल और जनसंख्या, मृदा आवरण की उपस्थिति। ठीक, तो इसका हो जाएगा जनसंख्या। ठीक, तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक, तो रिक्त स्थान आपको कंप्लीट करने, संपूर्ण उत्तरी मैदान। ठीक, टेड्डस आपको फिल करना है, मृदा से बना होता है। किस मृदा से बना होता है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है जलोढ़ मृदा से। ठीक, जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट है आपका वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर संसाधन क्या कहलाते हैं, तो यहाँ आपको लिख देना है अजैव। ठीक, अजैव। नेक्स्ट है आपका किसी प्रदेश में विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, संसाधन क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संभावी। नेक्स्ट है आपका वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कहलाते हैं। ठीक, तो क्या कहलाते हैं यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकसित संसाधन। ठीक, तो यहाँ पर विकसित संसाधन आपको लिख देना कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव स्वयं संसाधनों का हिस्सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, इसके बाद 6 नंबर है, संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको कर देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27%। ठीक, नेक्स्ट है आपका सत्तर, तो सत्तर कंप्लीट कर लेना है आपको। पहला है आपका लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। थर्ड है आपका मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 43% भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला वाला सत्य, दूसरा वाला असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। ठीक, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं सही जोड़े बनाइए। ठीक, तो सही जोड़े आपको बनाना है, ये आ और इस तरफ है बा। ठीक, तो कंप्लीट करना है। पहला है आपका रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन और संसाधन संरक्षण की वकालत, और इसके बाद भारत में भू क्षेत्र मैदान, भारत में पर्वत क्षेत्र, भारत में वन क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैच करना है, तो पहले का हो जाएगा ग नंबर, दूसरे का हो जाएगा घा नंबर, तीसरे का अंगा नंबर, चौथे का नंबर, पाँचवें का खा नंबर। ठीक, तो इस तरीके से आपको मैच कर देना है। इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको कंप्लीट करना है। ठीक,
पहला है आपका नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम बताइए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा खादर। यहाँ पर आपका हो जाएगा खादर। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी। सेकंड वाली का हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा किसकी फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों काजू की फसल के लिए। नेक्स्ट है डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो डेल्टाई भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर आपका रेगिस्तान में भी था, तो ये 27% आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन बहुतायत किस राज्य में है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट है आपका हम भोजन मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 95% यानी 95%। ठीक, इसके बाद बच्चों आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक, तो आपको राज्य के नाम भी बताना है और जहाँ काली मृदा पाई जाती है वहाँ उस जगह का नाम बताना है और कौन कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी आपको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ठीक, काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपासी मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट है 2nd नंबर क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाई पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3 विशेषताएं बता देना है। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका यानी चौक मिट्टी मिली होती है। सेकेंड है आपका यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। थर्ड है इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो समोच्च जुताई करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेती और पट्टीदार खेती करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण भी दीजिए। ठीक, तो जैव और अजैव बताना है क्या होता है। तो पहले आप जैव क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मानव, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। ठीक, अजैव क्या होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, इस तरीके से। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। तो भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उनके नाम बताना है। जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगर मिट्टी, सल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक, तो ये मिट्टियों के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो मृदा अपरदन क्या होता है बताना है। तो मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, पवन अपरदन किसे कहते हैं। तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा की उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट है समोच्च जुताई किसे कहते हैं। समोच्च जुताई क्या होता है बच्चों, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। नेक्स्ट है संसाधन से क्या आशय है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। ठीक, नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। तो इसमें आपको बताना है सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। ठीक,
नेक्स्ट है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा संरक्षण क्या होता है बच्चों। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, बांगर क्या है। ठीक, तो बांगर बताना है क्या होता है बच्चों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़ यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट करेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, इसी तरह से हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है संसाधन से क्या आशय है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक, संसाधन क्या होता है और संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई वस्तु या तत्व सभी संसाधन कहलाता है जब उससे तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। महत्व बताना है तो महत्व हो जाएगा संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। आदिकाल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मानव ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज विश्व के वे राष्ट्र अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन हैं। आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं, इसलिए संसाधन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट करिए। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, दोनों को स्पष्ट यानी कि बताना है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग आप डालेंगे नवीकरण संसाधन। ठीक, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः निर्मित, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, अन्य जीव जीवन। ठीक, वन्य जीवन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड, अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, एक बार के प्रयोग में के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह की संसाधन की कमी है। आप इस पर क्या सहमत हैं ये बताना है आपको। ठीक, तो हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं। इसमें आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल निवास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी है। ठीक, नेक्स्ट है, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य, स्पष्ट करिए। तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है इसको स्पष्ट करना है तो पॉइंट वाइज आपको तैयार कर लेना है। मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों विन्यास और उनकी परिस्थिति को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत, पहला पॉइंट आपको बताना है, ऊपरी परत को ऊपरी मृदा और दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मृदा, चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ठीक,
ऊपरी मृदा की वास्तविक मृदा ही की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है संसाधन जिस प्रकार मानव के जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसाधन प्रकृति की देन है, फलस्वरूप मनुष्य ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं हुई हैं। ठीक, तो प्रौद्योगिकी विकास ने औद्योगिकरण तथा शहरीकरण को जन्म दिया जिससे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास से आधुनिकता को बढ़ावा मिला है, फलस्वरूप संसाधनों की मांग बढ़ी है। सूचना प्रौद्योगिकी के आने से लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आया। अब मानव पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए परिचित है। प्रौद्योगिकी से खनन प्रक्रिया में सुधार हुआ है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। ठीक, तो जलोढ़ और काली मिट्टी में क्या अंतर होता है। एक तरफ आपको जलोढ़ मिट्टी डाल लेना है, एक तरफ काली मिट्टी। पहला पॉइंट हो जाएगा, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है और काली मिट्टी यह मिट्टी काले रंग की होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा होता है। ठीक, तीसरा नंबर है, यह देश की भूमि है और काली मिट्टी यह देश की भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक, और इसके बाद 3rd नंबर में आपको ये बताना है, 3rd नंबर के आगे, यह देश की भूमि के 40% भाग में फैली हुई है। दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक, इसके बाद यह देश की भूमि के 18.5% भाग में फैली हुई है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। चौथा पॉइंट है, इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है और इसमें आपको बताना है, इसमें मैग्मा के अंश, लोहा व एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, तो बांगर और खादर मृदा में क्या अंतर होता है, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ आपको बांगर मिट्टी, एक तरफ आपको खादर मृदा लिख लेना है। ठीक, और पहला पॉइंट हो जाएगा, बांगर में पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भूमि आकार को बांगर कहते हैं। खादर होती है बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता और इसमें हो जाएगा, यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। बांगर के क्षेत्र में युक्त कंकड़ों की बहुलता है, इसमें आर्द्रता कम होती है अतः कम उपजाऊ होती है। खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 4 पॉइंट हो जाएगा, इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है और खादर में हो जाएगा, इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसको लाल मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। ठीक, तो लाल मिट्टी क्या होती है, लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो लाल मिट्टी एक तरफ लैटेराइट मिट्टी लिख लेना है। लाल मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यहाँ पर लैटेराइट में बताना है, इस मिट्टी का निर्माण विभाग में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। सेकंड पॉइंट है, यह मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। ये अत्यंत रंध्र युक्त होती है। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा, लैटेराइट में यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लैटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। थर्ड पॉइंट है, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है।
यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइड और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार में मिलती है। चौथा पॉइंट है आपका, इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद लेटराइट में यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। ठीक, इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका दीर्घ उत्तरी विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक, तो दीर्घ उत्तरी भी आपको कंप्लीट करना है। भारत में जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी की विशेषताएं एवं विवरण को स्पष्ट करिए। ठीक, तो यहाँ पर भारत में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, जलोढ़ मिट्टी यह अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत 40% भाग सम्मिलित है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में यही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है और उत्तरी मैदान में जमा की गई है। हजारों वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदियों ने अपने मुहाने पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोदक कहते हैं। संपूर्ण उत्तरी मैदान के अतिरिक्त एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात तथा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की डेल्टा तक फैली हुई है। विशेषताएं बतानी है। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका यानी चीका मिट्टी मिली होती है और यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। 4.8 में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। 5वां हो जाएगा, इसमें कुएं खोदना और नहरें निकालना सरल होता है, अतः यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, काली मिट्टी बताना है। इस मिट्टी का रंग काला होता है, अतः इसे काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। इस मिट्टी में मैग्मा के अंश, लोहा व एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इस मिट्टी का स्थायी नाम रेगर है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। विशेषता बतानी है। काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महीन मृत्तिका, चीका के पदार्थों से हुआ है। अधिक समय तक नमी धारण करने की प्रसिद्धि है और इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व हैं। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, अतः इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपरदन के क्या कारण है यह बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा वनों का नाश। ठीक, तो कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है। फलता पानी को नियंत्रित करने की शक्ति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। सेकंड पॉइंट है आपका अत्यधिक पशुचारण। पशुचारण पर नियंत्रण न रखने से भी जंगलों की घास काट ली जाती है अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। ठीक, तो हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पवन अपरदन, इस तरह का कटाव वनस्पति का आवरण हटने से होता है। भूगर्भ में पानी की सतह से अत्यधिक नीचे चले जाने से भी वायु अपरदन होता है। 5वां पॉइंट है आपका भारी वर्षा। मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है क्योंकि मिट्टी कटकर बह जाती है। वास्तव में पानी से होने वाला कटाव 3 तरह का होता है। पहला परत का कटाव, फिर नाली का कटाव और अंत में बाढ़ का कटाव। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक, मृदा संरक्षण के तरीके बताना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमानों पर विनाश हुआ है। अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने को
का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों को भी प्रयोग में लाना। वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना। नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोकना। पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना। खेतों की ऊंची मेड़ बनाना। ग्रामीण खेतों में चारागाहों का विकास करना। ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि निम्नीकरण की समस्या पर एक लेख लिखिए। इन समस्याओं को सुलझाने के उपाय बताइए। ठीक। तो पूरा लेख ये आपको पढ़ लेना है और इसको हल करने के आपको सुझाव भी देने हैं, तो उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक। इसके बाद भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय, तो नेक्स्ट हेडिंग आपका उपाय हो जाएगा। तो क्या उपाय किए जा सकते हैं ये आपको पढ़ लेना है। ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। ठीक। तो ये आपको बच्चों तैयार कर लेना है। एजेंडा 21 ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। सिद्धांत है, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य महान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटाता है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि यह प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक। नेक्स्ट है आपका संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के क्या सोपान है बताइए। ठीक। तो संसाधन नियोजन के सोपान बताने हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करना है, तो यहाँ पर आपको इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक। भंडार और संचित कोष और संसाधनों का संरक्षण। ठीक। तो इन पर टिप्पणी भी आपको तैयार कर लेना है। भंडार पर आपको टिप्पणी लिखना है, इसका संचित कोष पर, इसके बाद संसाधनों का संरक्षण। ठीक। तो इस तरीके से ये था पूरा का पूरा चैप्टर आपका। जितने भी क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर में पूरे सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कर लें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। बच्चों इसकी PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandana-classes.com। ठीक। vandana-classes.com आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ पर क्लास 10th की सोशल साइंस की पूरी PDF मिल जाएंगी, सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी हम इस PDF को सेंड कर देंगे, तो वहाँ से भी ये आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।